हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस क्लासरूम प्रोग्राम में। इस समय हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और ये क्लास आपके फिजिक्स के लिए है। टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, जिसका आज दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले जाकर इसके प्रीवियस वाला वीडियो देख लें, जिससे आपको ज़्यादा आसानी मिलेगी। कुछ चीज़ें मैं रिकॉल करा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था इलास्टिसिटी। क्या बोलते थे इसे हिंदी में? प्रत्यास्थता। क्या होता था ये? किसी भी बॉडी या बॉडी के मॉलिक्यूल्स द्वारा अपने शेप और साइज में होने वाले परिवर्तन का क्या करना? विरोध करना। ठीक है ना? टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप एंड साइज बाय ए बॉडी या मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी। ठीक है, दो परिभाषाएं बताई थी मैंने, दो डेफिनेशन बताई थी। पहली तो ये जो भी बताई, दूसरी क्या थी कि अगर आपने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जो बॉडी को क्या कर दे? डिफॉर्म कर दे, उसके शेप साइज को बिगाड़ दे। अगर आपने ऐसा फोर्स लगाकर किसी बॉडी के शेप और साइज को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया, तो वो फोर्स हटाने के बाद बॉडी का अपने पुराने शेप और साइज में आ जाना, जो ये उसकी प्रॉपर्टी है बॉडी की, उसको भी क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। इसमें फिर हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेस देखा। स्ट्रेस में क्या हम लोगों ने देखा कि फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखा। क्या क्या देखा? लॉन्गिट्यूडनल। और क्या देखा हम लोगों ने? शियर। और क्या देखा? वॉल्यूम। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? स्ट्रेन देखा। स्ट्रेन भी तीन तरीके का। लॉन्गिट्यूडिनल कितना आता था? डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। दूसरा हम लोगों ने देखा शियर, कितना आता था? थीटा बराबर एफ अपॉन ए थीटा। और फिर क्या देखा? वॉल्यूम स्ट्रेन। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? हुक्स लॉ। क्या देखा था? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बताता था? विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर आप इलास्टिक लिमिट में काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? स्ट्रेन के। मतलब जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लगाएंगे स्ट्रेन उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है ना? फिर आप क्या करते थे? यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे, एक कांस्टेंट लगाते थे ई, और इस ई को आप कहते थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। फिर आपने ई के भी तीन पार्ट पढ़े थे। पहला आपने पढ़ा था यंग मॉडुलस। दूसरा आपने पढ़ा था शियर मॉडुलस, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी से बोलते हैं। और तीसरा आपने क्या पढ़ा था? बल्क मॉडुलस। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। एक आधे न्यूमेरिकल भी हमने किए थे। चलिए इसी क्रम में हम लोग एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, तो चीज़ें और आपकी रिकॉल हो जाएंगी। यंग मॉडुलस आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था यंग मॉडुलस क्या था? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये क्या होता था? एफ बाई ए, और ये क्या होता था? डेल्टा एल बाई एल। तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमने किया था और दूसरा क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं।
चलिए लिखिए, क्वेश्चन है ए वायर 2 मीटर लॉन्ग and 2 millimeter in diameter when stretched by a weight of 8 kg has its length increased by 0.24 millimeter find the stress, strain and यंग्स मॉडुलस। जी बराबर आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का। आपसे कह रहा है एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर और उसका डायामीटर कितना है 2 मिलीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 1 मिलीमीटर। रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ। फिर आपसे कह रहा है कि जब उसको स्ट्रेच करते हैं 8 केजी के वेट से, ध्यान दीजिएगा गलती यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि फोर्स F की जगह 8 लिख देते हैं, नहीं वेट दिया हुआ है, फोर्स क्या आएगा उसमें G से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 केजी मास दिया हुआ है, ठीक है ना, G से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा फोर्स mg। तो फोर्स लगा दिया आपने कितना 8 × 10 80 न्यूटन का, तो उसकी जो लेंथ है वो 0.24 मिलीमीटर इंक्रीज हो जा रही है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द स्ट्रेस स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस। चलिए ट्राई करिए। चलिए शुरू करें। तो स्ट्रेस आप जानते हैं क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या हो जाएगा mg, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का क्या होगा, नीचे सर्किल बनता है ना। m कितना दिया है 8, g दिया है 10, पाई होता है 3.14, ठीक है। और रेडियस कितनी हो जाएगी 1 मिलीमीटर। भाई डायमीटर कितना है 2 मिलीमीटर, तो रेडियस 1 मिलीमीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻³ का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 8/3.14, ठीक है ना। 10⁻³ तो 10⁻⁻6, ऊपर कितना है 10, तो 8, 3.14 और ये कितना हो जाएगा 10⁻6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻+6 और ये 10⁻7। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6, ये 2 दशमलव कुछ आएगा, 2.45 के आसपास जो भी आएगा अप्रॉक्सीमेट आप आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आंसर आए अप्रॉक्सीमेट उसको लिख लीजिएगा। 10 की पावर कितना आ रहा है 7, ठीक है ना। 3.14
में 8 में भाग देना है, ठीक है ना। तो वही 2.4 या 2.5 के आसपास आएगा। चलिए, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चलिए, चेंज इन लेंथ कितनी है, कितनी इंक्रीज हो रही है, 0.24 मिलीमीटर, मीटर में चेंज कर लीजिए 10 की घात -3। ओरिजिनल कितनी थी, 2 मीटर, इसीलिए हमने किस में चेंज किया है, मीटर में दोनों को। तो कितना हो जाएगा भाई, 0.12 10 की पावर -3 या 1.2 10 की पावर -4 यूनिट, और डायमेंशन लेस, गलती ना करें यहाँ पर मीटर या कुछ लिखने की, ठीक है ना। फिर देखिए आपको क्या निकालना है, यंग मॉडुलस। तो y बराबर आप जानते हैं क्या होता है, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना आया है, ये कितना है, ये देखिए लगभग कितना आ जाएगा, 2 बाई 12 दूनाई 24। ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 10 की घाते 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लगभग ये किसके बराबर आ रहा है, स्टील के यंग मॉडुलस के। स्टील का यंग मॉडुलस कितना होता है, 2 × 10 की घाते 11। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया है आप लोगों ने। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
ये है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और इसके बारे में हमें लिखना है कि इसमें ये पॉइंट्स क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ से ओ ए तक देखें, कहाँ तक, ओ ए तक, तो आप देखेंगे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, स्ट्रेन के। ओ से ए तक अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली स्ट्रेन के, यानी कि हुक्स लॉ यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब ए तक प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो हो रही है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके जा रहा है, स्ट्रेन के। ठीक है, बी आपका क्या है, इलास्टिक लिमिट, हम लोग बोलते हैं ना विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो बी आपका क्या है, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, थोड़ा सा ये ज़्यादा डाउन हो गया है, इसको थोड़ा सा अगर आप और सही कर लें, ये यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे ले जाइए इसको, ये है आपका बी। ठीक है, चलिए, तो बी क्या है, आपकी इलास्टिक लिमिट, और इलास्टिक लिमिट होने का मतलब ये है कि इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड अप टिल बी, अगर बी पॉइंट तक डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लिया जाए, बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाएगी, कहाँ तक, बी तक। ठीक है ना, तो हम लोग ओ से बी, ये ओ है, ओ से बी तक को बोलते हैं इलास्टिक रीजन। ओ से बी क्या है आपका, इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन मतलब जहां पर इलास्टिसिटी फॉलो हो रही है, कि अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो आपकी बॉडी वापस से खींचकर आ, जैसे आप रबड़ को खींचते हैं तो कुछ समय तक तो वो वापस चली जाती है, लेकिन एक समय के बाद फिर वो वापस नहीं जा पाती, उसमें क्या जाते हैं, स्ट्रेचेज आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है आपकी इलास्टिक लिमिट। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आफ्टर बी क्या हो रहा है, स्मॉल स्ट्रेस लार्ज स्ट्रेन, थोड़ा सा स्ट्रेस लगा रहे हैं लेकिन स्ट्रेन देखिए क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। स्ट्रेस थोड़ा सा लगा, स्ट्रेन क्या आ गई, बहुत ज़्यादा आ गई। स्ट्रेस देखिए थोड़ा सा लगा, स्ट्रेन कितनी आ गई, यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गए आप, तो थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा स्ट्रेन। इफ डिफॉर्मिंग फोर्स is removed, then some permanent strain remains। अगर यहाँ पर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी लेंगे तो कुछ ना कुछ परमानेंट स्ट्रेन जो है वो बनी रहेगी। ठीक है ना। डी पर देखिए क्या हो रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस है, और जो आपका बी डी है उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन। डी क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस का मतलब ये है कि अब इससे ज़्यादा स्ट्रेस ये झेल नहीं सकता। ठीक है ना, इससे ज़्यादा स्ट्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ई आपका क्या है, ई को बोलते हैं हम लोग रप्चर पॉइंट। ई को क्या बोलते हैं हम लोग, रप्चर पॉइंट। ई आपका है
इसको आप नोट करें, फिर इसमें कुछ और चीज़ें जानते हैं। चलिए अब मैं इसको मिटाकर कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको। अगर आपको फॉर डक्टाइल मटेरियल्स या डक्टाइल को ही क्या बोलते हैं, टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब होता है जो मटेरियल ज़्यादा स्ट्रेच हो सके, जैसे वायर्स। एग्जाम्पल जिसका क्या है, वायर्स। तो अगर हमको वायर्स को बनाना है तो हमें कैसा यहाँ पर क्या चाहिए, तो हमें प्लास्टिक रीजन जो है वो कैसा चाहिए, लार्ज चाहिए। प्लास्टिक रीजन लार्ज होने का मतलब क्या, जैसे आप देखते हैं अगर आपने यूज़ किया होगा तो वायर को हम लोग बहुत स्ट्रेच करते रहते हैं। तो स्ट्रेच करने के लिए प्लास्टिक रीजन आपका क्या है, बीडी है।
तो प्लास्टिक रीजन जो है वो आपका ज़्यादा इसलिए हो ताकि ये जो है आपका मैक्सिमम स्ट्रेच जल्दी ना आए और आपका जो वायर है वो ब्रेक जल्दी ना हो। ठीक है ना, वायर को हमें किससे बचाना है, ब्रेक होने से। तो BD क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। वायर आप देखते हैं कि उसको हम लोग स्ट्रेच काफ़ी करते हैं। ठीक है ना। फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल्स मतलब जो तुरंत टूट जाते हैं, जैसे कांच वगैरह, ठीक है ना, तो उनके लिए प्लास्टिक रीजन क्या होना चाहिए, स्मॉल। मतलब तुरंत वो कहां पहुंच जाए, D और E तुरंत क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। एक होता है इलास्टोमर, इलास्टोमर का मतलब रबर। रबर में क्या होता है, नो प्लास्टिक रीजन। आप लोग को याद होगा, अगर आप रबर को स्ट्रेच करते हैं तो या तो वो तब तक स्ट्रेच होती है जब तक वो वापस आ सके, एक बहुत हल्की सी जगह आती है, जब उसमें हल्का सा स्ट्रेचिंग आती है उसके बाद तुरंत वो ब्रेक हो जाती है। तो तुरंत ब्रेक होने का मतलब क्या है कि उसके पास प्लास्टिक रीजन बिल्कुल भी नहीं है। बात क्लियर है ना, उसके पास प्लास्टिक रीजन बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर। जब आप किसी वायर को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है। भाई सीधी सी बात है, आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। तो वो जो वर्क डन है वो उसकी एनर्जी में क्या होगा, स्टोर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हमें ये देखना है कि वो एनर्जी कितनी होगी। चलिए मान लीजिए ये आपका कोई वायर है जिसकी लेंथ L है। इस पर आपने फोर्स लगाया और डेल्टा L इसकी लेंथ को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। बात समझ रहे हैं। तो आप जानते हैं यंग मॉडुलस क्या हो जाता है, F डेल्टा L अपॉन A L। इधर L इधर आएगा और डेल्टा L इधर आएगा, ठीक है ना, FL अपॉन A डेल्टा L। बात क्लियर है। अगर यहाँ से मुझे फोर्स लिखना हो तो क्या हो जाएगा, YA डेल्टा L अपॉन L। बोलिए क्लियर है। यानी कि जो F है आपका वो किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा L के। अब आप देखिए कि डेल्टा L क्या कांस्टेंट तो है नहीं, वेरी कर रहा है ना। मान लीजिए पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है ना। यानी कि ये फोर्स आपका कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। चलिए इसके बीच की एक पोजीशन लेते हैं। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है। बीच में क्या हुआ होगा, बीच में ये हुआ होगा कि ये L लेंथ का था ही, डेल्टा L तक पहुँचने से पहले, डेल्टा L तक पहुँचने से पहले हमने मान लिया कि ये x स्ट्रेच हुआ था और इसका एक छोटा सा पोर्शन हमने dx ले लिया।
बात क्लियर है ना, छोटा सा पोर्शन dx ले लिया, ये बीच की कंडीशन है, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर हम ये कह सकते हैं एस डेल्टा एल इंक्रीजेस एफ increases, so F is a वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन है वो आप निकालना जानते हैं। ठीक है, हम लोग क्या निकालने जाएंगे कि जब वायर x तक स्ट्रेच हो चुका था तो उसको dx और स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन किया गया है, इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ तक के लिए, डेल्टा एल के लिए, तो आंसर आ जाएगा। यही तरीका होता है क्या करने का, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने का। तो क्या हम लोग निकालने जा रहे हैं, स्मॉल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर by dx amount जब वायर x तक स्ट्रेच हो चुका था उसके बाद dx तक स्ट्रेच करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, ठीक है ना। तो dw क्या हो जाता है, एफ डी एक्स, dw क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे, 0 से डेल्टा एल, dw बराबर एफ डी एक्स लिमिट 0 से डेल्टा एक्स। बात क्लियर है ना। चलिए f की वैल्यू रख दीजिए। देखिए f कहाँ है, ये है, तो वाई ए। अब यहाँ पर डेल्टा एल नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, x रखेंगे ना, क्योंकि x तक स्ट्रेच हुआ था, dx। देखिए वाई ए अपॉन एल बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, 0 से डेल्टा एल x dx, तो कितना आ जाएगा ये वाई ए बाई एल, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से डेल्टा एल। नोट करें इसको, तो इधर का मिटा दें। चलिए इधर का मैं मिटा देता हूं। चलिए देखिए कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर भी क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा, 0 से W, तो W कितना आया आपका
वाई ए बाई एल, और क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। और यही आपकी क्या होगी, एनर्जी होगी। तो एनर्जी देखिए, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, वाई ए 1/2 को बाहर लिख लिया, डिवाइड में क्या है, एल है, ठीक है, और ये क्या है, डेल्टा एल स्क्वायर। अब इसमें मैं एल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एल से डिवाइड कर रहा हूँ, बात समझिएगा। तो हाफ वाई, इस ए और इस एल को एक साथ लिख लिया। देखिए ये डेल्टा एल का स्क्वायर है और नीचे एल का स्क्वायर, तो मैं इसको डेल्टा एल बाई एल का स्क्वायर लिख रहा हूँ। क्या हो गया देखिए, हाफ वाई ए एल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, और ये क्या है, स्ट्रेन का स्क्वायर, क्या आ गई ये, एनर्जी। अब इसको आप डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप डिफरेंट फॉर्म्स में इंटरचेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को इसके नीचे ले आइए, तो स्मॉल यू से दिखाते हैं इसे, तो कितना हो जाएगा, हाफ वाई स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गई, एनर्जी डेंसिटी हो गई। और भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए, वाई स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन, तो हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्ट्रेस, और ये क्या है, स्ट्रेन। भाई वाई बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन को इधर भेज दीजिए। ये कई फॉर्मूले हैं, एक आपका फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, आप किसी भी फॉर्म में उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर, कितना स्ट्रेच हुआ है, डेल्टा एल।
चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनर्जी पर बेस्ड। चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन ए वायर व्हेन elongation is 2 सेंटीमीटर the energy stored is E। कह रहा है एक वायर में जब इलोंगेशन 2 सेंटीमीटर का है तो एनर्जी E है। ठीक है, कह रहा है इफ इट इज स्ट्रेच्ड बाई 10 सेंटीमीटर, if it is stretched by 10 centimeter then the energy stored will be, आपके ऑप्शंस हैं E 5E 15E 25E। चलिए सॉल्व करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए, ट्राई करिए, सोचिए कैसे कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया हुआ है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। चलिए अभी आपने देखा था कि जो एनर्जी आती है उसमें क्या आता था 1/2 वाई, फिर क्या आता था वॉल्यूम, और फिर यहाँ आता था स्ट्रेन का स्क्वायर। जब एलोंगेशन 2 सेंटीमीटर था तब एनर्जी कितनी थी ई, फिर कितना ये आपने स्ट्रेच किया 10 सेंटीमीटर, मतलब जो आपने उसकी क्या बढ़ाई, स्ट्रेन बढ़ाई, वो कितनी बढ़ाई 2 से 10 यानी कितने गुना, 5 गुना। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। स्ट्रेन अगर 5 गुना बढ़ रही है तो एनर्जी कितनी बढ़ेगी स्ट्रेन के स्क्वायर में, यानी कि कितनी बढ़ेगी 5 का स्क्वायर 25, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 25 ही। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को कर लेना चाहिए था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद हम लोग
चलिए लिखिए। ए रबर कॉर्ड of length 10 centimeter is stretched up to 12 centimeter if cross sectional area of cord is, if क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है कॉर्ड का 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, फाइंड द velocity of stone, find the velocity of stone of mass 5 gram which is hit with this cord। ठीक है, आपको रबड़ का दिया हुआ है यंग मॉडुलस 5 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। ये एग्जाम्पल आपका गुलेल का है। अगर आपने वो गुलेल खेला होगा, वो जिसको ऐसे स्ट्रेच करके मारते हैं, तो कह रहा है आप एक रबड़ आपने स्ट्रेच की, तो जब आप रबड़ को स्ट्रेच करेंगे तो उसके पास एनर्जी आएगी, और उस एनर्जी से जब आप किसी पत्थर को क्या करते हैं, हिट करते हैं उस रबड़ से, तो पत्थर दूर चला जाता है। यानी कि उसकी जो एनर्जी थी वो पत्थर को किस में मिली, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि उस पत्थर की वेलोसिटी बताइए, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए और सॉल्व करिए, देखिए कर पा रहे हैं या नहीं, ट्राई करें। चलिए करते हैं, आप लोग भी करें। चलिए ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। चलिए क्या करना है, एनर्जी को बराबर करना है। तो U किसका, रबर का, किसके बराबर हो जाएगा, K स्टोन के। U रबर आप जान रहे हैं क्या होता है, अभी आपने निकाला है एनर्जी, एक बटे दो अब इसमें आप देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 आपने लगाया y गुणे वॉल्यूम गुणे स्ट्रेन का स्क्वायर, और यहाँ क्या जाएगा, हाफ mv²। अब देखिए एक y और एक स्ट्रेन को मिलाकर मैं लिख रहा हूँ स्ट्रेस। ठीक है ना, एक y और एक
या इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसी तरह सही है ये। चलिए अब देखिए हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। y की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, देखिए 5 × 10⁸ ठीक है। चलिए वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। लेंथ देखिए कितनी है 10 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा A × L, तो एरिया कितना है देखिए 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 1 × 10⁻³ का क्या कर देंगे स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना, 1 मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 1 मिलीमीटर और उसका स्क्वायर। लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे 10 × 10⁻², ठीक है ना। अब देखिए स्ट्रेन क्या होगी, स्ट्रेन में ही यहाँ पर देखिए दिक्कत आएगी। कुछ लोग स्ट्रेन की वैल्यू रख देंगे 12 नहीं है स्ट्रेन की वैल्यू, ध्यान दीजिए। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो देखिए 10 सेंटीमीटर पहले से थी, स्ट्रेच कहाँ तक की गई 12 तक, मतलब 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच की गई। तो 2/10 का क्या है स्क्वायर, और यहाँ पर m कितना है आपका 5 ग्राम, तो 5 × 10⁻³ और यहाँ पर v स्क्वायर। देखिए इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए 10 को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए ये 10⁸ ऐसे लिखा रहने दीजिए, 10⁻ क्या हो जाएगा -6 और ये देखिए 10⁻ बचेगा -1, ठीक है। इधर आ जाइए 4 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 10⁻², ठीक है। इधर देख लीजिए 10⁻³ v स्क्वायर, और देख लीजिए देखिए ये 10⁻ कितना बचेगा देखिए -6 -7 और ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा तो -9, तो यहाँ बचेगा -1 × 4 और यहाँ देखिए -3 v स्क्वायर। आपको चाहिए v स्क्वायर, तो v स्क्वायर देखिए बाकी को सब इधर भेज दीजिए। तो 4 × 10⁻⁻1 -3 को ऊपर ले जाइए तो +3 और ये -1 कितना आ गया 4 × 10⁻2 मतलब 400 v स्क्वायर। तो v कितना आ जाएगा 20 मीटर/सेकेंड। तो 20 मीटर वाला जो ऑप्शन था वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो स्टोन को आपने उसमें रबड़ से क्या किया हिट किया है, तो 20 मीटर/सेकेंड की स्पीड से वो वेलोसिटी से क्या होगा जाएगा। बात मेरे समझ से क्लियर हो गई होगी, नोट कर लीजिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने क्या देखा, एनर्जी स्टोर्ड, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल। इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।